तो आप भी चाहे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दो, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, राइट द फैक्टर्स on which the capacitance of parallel plate capacitor depends. The capacitance of parallel plate capacitor depends. वो फैक्टर लिखिए साहब जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट का। बच्चा बोला फैक्टर तो सर ये साफ दिखाई देते हैं, फॉर्मूला है C = A∈0/D। तो पहला फैक्टर तो इसके अंदर क्या है, पहला है कि C डिपेंड करता है एरिया पे, बिल्कुल सच्चाई है साहब। दूसरा फैक्टर इसके अंदर है कि C इनवर्सली है डिस्टेंस के, बिल्कुल सच्चाई है साहब। और तीसरा फैक्टर जो C है वो डिपेंड करता है ε0 पर, मतलब परमिटिविटी के ऊपर, ये भी सच्चाई है साहब। मीडियम की परमिटिविटी ये है तो एयर आएगा, मीडियम है तो मीडियम आएगा। ये 3 फैक्टर हैं, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इन तीनों फैक्टर के ऊपर ना बेटे कोई ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो जो आपने क्वेश्चन लिखा है पहले तो ये 3 फैक्टर लिख दो। अब ये तीनों फैक्टर लिख दिया आपने, उसके बाद लिखो कंसेप्ट्स। इनके ऊपर जो क्वेश्चन पूछता है वो किस हिसाब से पूछता है। जैसे पहला कंसेप्ट उठाते हैं एरिया का। एरिया के ऊपर सवाल कैसे पूछता है, देखो एक क्या चीज थी, ये एरिया था प्लेट का, सच्चाई है। जैसे ये 2 प्लेट थी मेरे सामने, तो इस प्लेट का ये एरिया ए होता है, ठीक है ना बेटे। और जो फील्ड लाइंस हैं वो आप लोग जानते हो इस हिसाब से निकलती हैं, कंडक्टर पे नॉर्मल होती है, नॉर्मल निकलती है, ठीक है ना। लेकिन बेटे इन रियलिटी ना थोड़ा एजिस पे जा करके ये नॉर्मल नहीं होती हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं लाइंस को, तो वो यहाँ से नॉर्मल, क्योंकि कॉमन सेंस कहती है कॉर्नर बनेगा, और जब कॉर्नर से नॉर्मल उठाओगे तो ऐसे जाकर के ऐसे जाती है। इसको बोलते हैं फ्रिंजेस इफेक्ट, इसे बोलते हैं फ्रिंजेस इफेक्ट। ये फील्ड लाइंस का फ्रिंजेस इफेक्ट है, वो बेंड हो जाती है कॉर्नर पे। लेकिन हम लोग कभी इसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्लियर सुन लो, क्योंकि हम लोग तो इनफाइनाइट प्लेट लेके चल रहे हैं, तो हम तो एजिस पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने चलो बना दिया। तो ए क्या चीज है साहब, ए एरिया है। इसको दोबारा अलग से बना देता हूं। हाँ, ए क्या चीज है, ए एरिया होता है, और फील्ड लाइंस इस हिसाब से नॉर्मल निकलती हैं, ठीक है साहब। अब एक बच्चे ने क्या काम किया बेटे, एक डायग्राम बनाया और उस डायग्राम के अंदर 2 प्लेट ली, पैरेलल रखी, लेकिन कंसेप्ट कुछ ये ले लिया, मतलब इसका एरिया 2a लिख दिया और इसका एरिया a लिखा, इसका 2a और उसका a, ठीक है साहब। अब जो फील्ड लाइंस हैं दोनों को सेम चार्ज दे दिया, दोनों को सेम, एक को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम था, ठीक है साहब। अब फील्ड लाइंस नॉर्मल निकलेंगी, सच्चाई है, नियम ये कहता है इस पे भी नॉर्मल जानी चाहिए। तो फील्ड लाइन ना बेटे ऐसे जाकर के ऐसे निकलती हैं, ये फील्ड लाइंस होती हैं, कुछ इस हिसाब से चलती हैं। अब मेरा आपसे जो सवाल है वो सवाल ये है, नॉर्मल निकली है नॉर्मल जाएंगी, सवाल ये है कि क्या ये नीचे वाला कंडेंसर है जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, क्या ये कैपेसिटर है। अगर ये कैपेसिटर है तो ये तो सच्चाई है, पहला प्लेट कैपेसिटर है, हाँ जी। तो फिर फॉर्मूले के अंदर एरिया किसका चलेगा, बड़ी प्लेट का छोटी प्लेट का, बड़ी प्लेट का या छोटी प्लेट का। जो कंसेप्ट है उसे पकड़िए। इसके अंदर डेरिवेशन किया तो 2 प्लेट यूज कर लें, दोनों का एरिया सेम था। एक कंसेप्ट में एक का एरिया ट्वाइस कर दिया, एक बड़ी एक छोटी प्लेट है, लेकिन है पैरेलल, चार्ज सेम है। कैपेसिटर का नियम क्या होता है, एक पे प्लस एक पे माइनस, ये कंसेप्ट सेम है। अब एरिया बताओ किसका होगा सब। तो एक बात ध्यान रखिएगा बेटे कि जब प्लेट्स के डायमेंशन में अंतर देता है, मतलब एरिया छोटा बड़ा करके देता है, तो जो प्लेट छोटी होती है एरिया उसका कंसीडर होता है, या इसे बोलते हैं कॉमन एरिया। क्या बोलते हैं, कॉमन, मतलब इस सिस्टम के अंदर कॉमन एरिया ये वाला आकर के बनेगा, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर प्लेट्स का एरिया डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट दे रखा है, ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर छोटी प्लेट का, स्मॉल प्लेट का एरिया कंसीडर होता है। इसका a देता, उसका a/2 देता, तो a/2 कंसीडर होता, ठीक है ना। इसका 3a देता, उसका 2a देता, तो 2a कंसीडर होता। तो छोटी प्लेट का एरिया कंसीडर होता है, ये पहला कंसेप्ट है। तो आप ये दोनों फिगर बनाएंगे, वो भी बना लेना बेशक से, फ्रिंजेस इफेक्ट है वो भी बना देना मर्जी। ये दोनों फिगर बना के और उसके सामने लिख देंगे कि अगर प्लेट का एरिया डिफरेंट दे रखा है कंसेप्ट के अंदर न्यूमेरिकल में, ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीबीएसई नहीं पूछेगी, ये गारंटी मेरी आपसे। एरिया डिफरेंट दे रखा है तो जो छोटी प्लेट होती है उसका एरिया फॉर्मूले के अंदर कंसीडर होता है,
उसका एरिया फॉर्मूले के अंदर कंसीडर होता है। ठीक है बेटे, एक कंसेप्ट तो ये हो गया, ये आप लिखोगे, इसी को रोक के चाहे लिख दो। अब एक कंसेप्ट और देखो, ये एरिया पर ही है। एक कंसेप्ट ये है बेटे, कंसेप्ट क्या है साहब, मान लो ये सर्कल है, आप लोग पेरीमीटर सभी समझते हैं, पेरीमीटर किसे कहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जैसे मान लो ये चीज क्या है, सर्कमफ्रेंस जो है ना बेटे, ये पेरीमीटर कहलाती है, ये आप जानते हो। जैसे मान लो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो ये चीज पेरीमीटर है सर। ये ट्रायंगल है, तो ये पेरीमीटर, इस साइड को जोड़ दो पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है ना, ये कोई शेप है, पेरीमीटर क्या है, ये चीज को जोड़ते चले जाओ, पेरीमीटर है। शेप कुछ भी हो सकती है, शेप कुछ भी हो सकती है, ये पेरीमीटर है साहब, जोड़ दो पेरीमीटर है। ये क्या है, ये पेरीमीटर है। ठीक है सर, कंसेप्ट क्या, ध्यान से सुनो। एक 9th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो। वो प्रॉपर्टी ये थी बेटे कि फॉर अ गिवन पेरीमीटर, चाहे आप लिखना चाहो तो लिखिए, इसको लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट डाल के, क्या फॉर अ गिवन पेरीमीटर द एरिया ऑफ द सर्कल इज मैक्सिमम, ये प्रॉपर्टी है। अगर पेरीमीटर फिक्स कर रखा है फॉर अ गिवन पेरीमीटर, ये अगर मैं तुझसे बोल देता हूं सबका पेरीमीटर इक्वल है सब, सबका ये मैंने गिवन किया, तो बताओ एरिया किसका ज्यादा होगा। तो फॉर अ गिवन पेरीमीटर द एरिया ऑफ सर्कल इज मैक्सिमम, ये एक प्रॉपर्टी हम लोग 9th में पढ़ करके आते हैं मैथ के अंदर। क्लियर है, तो सर्कल के लिए सबसे ज्यादा वो क्या नाम है, सेम पेरीमीटर के लिए सर्कल सबसे ज्यादा एरिया लेकर के आता है। बच्चा बोला इस प्रॉपर्टी का क्या लेना देना है, देख ध्यान से, फॉर्मूले के अंदर एरिया का ही खेल है। आपके सिलेबस में 2 रिलेशन ऐसे हैं जिसमें एरिया का खेल है। क्लियर, सुन लो, एक तो है C = A एप्सिलॉन नॉट बाई, अभी लिखा है, और एक आएगा टाउ = NIAB sin थीटा, तो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आएगा। इन दोनों में A आता है, एरिया आता है, और दोनों जगह कंसेप्चुअल बनता है क्या, कि ये दोनों फॉर्मूले कभी शेप पे डिपेंड नहीं करते, ये फॉर्मूले सिर्फ एरिया का खेल है साहब। शेप का मतलब चाहे ये जो 2 प्लेट तूने यूज करी है, ये सर्कल ले, रेक्टेंगल ले, ट्रायंगल ले, कोई लेना देना नहीं है, क्या ये शेप ले ले, बस ये सर दोनों प्लेट पैरेलल होनी चाहिए। ये खेल है एरिया का, किसका है, एरिया का। तो कंसेप्ट क्या है कि फॉर गिवन पेरीमीटर द एरिया ऑफ द सर्कल इज मैक्सिमम, hence the capacitance having circular plates, hence the capacitor having circular plates, जिस कैपेसिटर की प्लेट सर्कुलर होंगी उसका कैपेसिटेंस भी मैक्सिमम होगा फॉर अ गिवन पेरीमीटर। तो आपने क्या लिखा कि सर वो क्या नाम है, एरिया ऑफ सर्कल इज मैक्सिमम, हेंस फॉर सेम पेरीमीटर of plates, the capacitor having circular plates have maximum capacitance। कंसेप्ट को पकड़ गए ना बात को, ये फॉर गिवन पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर फिक्स है तो पेरीमीटर फिक्स करके जो सर्कुलर प्लेट वाला कंडेंसर बनेगा वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस लेकर के आएगा साहब। कैसे, क्योंकि आप लोग जानते हो ये प्रॉपर्टी कहती है एरिया मैक्सिमम होता है, ठीक है बेटे। तो ये जो फॉर्मूला है ना C = एप्सिलॉन, और इसकी खूबसूरती क्या है कि ये फॉर्मूला कभी भी प्लेट की शेप पे डिपेंड नहीं करता साहब, ये फॉर्मूला एरिया पे डिपेंड करता है, और उस एरिया के ऊपर एक कंसेप्ट है जो आपने लिखा है। देख, इस कंसेप्ट को पूछने का एक अंदाज और है बोर्ड का, बड़ा प्यारा अंदाज है, ध्यान से देख। इस हिसाब से न्यूमेरिकल देता है, Q और V का ग्राफ देता है साहब, Q और V का, और 2 ग्राफ दे दिए, 2 ग्राफ कहता है साहब बताइए किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, C1 ज्यादा है C2 ज्यादा है। बच्चा जानता है सर QV दे रखा है, स्लोप से बता दूंगा कैपेसिटेंस किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, C1 का, तो ये कंफर्म हो गया कि C1 का कैपेसिटेंस ज्यादा है। ये पुराना क्वेश्चन है, हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब अंदाज सुनिए, अंदाज क्या है, वो यहाँ पे C1 C2 नहीं डालता, वो यहाँ पे लिख के देता है A और B। क्या देता है, A और B। अब सवाल सुन, सवाल क्या है, आपके पास 2 कैपेसिटर है, एक की सर्कुलर प्लेट्स हैं और एक की रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, दोनों का पेरीमीटर सेम है,
दोनों का पेरीमीटर सेम है। क्लियर है? बताइए किस कॉम्बिनेशन को आप ए कहोगे, ए कॉम्बिनेशन कहोगे, या ये बताइए कि किस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। सही है, दोनों का पेरीमीटर मुझे सेम गिवन किया हुआ है। बच्चा बेटे बोला सर पेरीमीटर सेम होते ही दुनिया जानती है कि सर्कल का एरिया ज्यादा होगा। डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए, डी की वैल्यू सेम दे रखी है बेटे, बीच में मीडियम सेम है। क्या पेरीमीटर सेम होते ही एरिया पे खिल गया? हाँ सर, एरिया किसका ज्यादा? सर्कल का, और जिसका एरिया ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। फिगर में कैपेसिटेंस किसका ज्यादा है? ओ कैपेसिटेंस किसका है सर? ए का। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ए है साहब और ये कॉम्बिनेशन बी है। ये कॉम्बिनेशन ए है और ये कॉम्बिनेशन बी है। और हाँ या ना? बोल बात समझ में आती है? तो आप चाहो तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में ये क्वेश्चन भी लिख दोगे। सही है? Which system has maximum capacitance? ठीक है, this और this for same perimeter, for same perimeter। ठीक है, फिगर बना तो स्क्रीन करो और नोट कर। क्लियर बेटे? तो ये कंसेप्ट तो हमारा हो गया जो एरिया पर बनता है। ठीक है, ऐसे अब आ जा, पहले डी पर आ जा, डी का कंसेप्ट। डी पर एक तो बेटे क्वेश्चन वैसे ही बना देता है क्या कि साहब डिस्टेंस जो बिटवीन द प्लेट्स है वो हाफ कर दिया गया है, ट्वाइस कर दिया गया। बताइए परसेंटेज चेंज क्या हुआ कैपेसिटेंस के अंदर। ठीक है ना? या ऐसे एरिया पे बनता है। चाहो तो आप एक क्वेश्चन के लिए भी लिख दो इसको, डिस्टेंस वाले में क्वेश्चन डाल के लिखो पहले, नेक्स्ट कंसेप्ट है क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दो। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर become half, then calculate the percentage change in the capacitance, percentage change in its capacitance। डिस्टेंस आधा कर दिया साहब, बताइए कितना अंतर आएगा? डिस्टेंस आधा। अब पहले ये प्लेट्स थी साहब, डी डिस्टेंस था, बोलिए कितना कैपेसिटेंस था सर? पहले कैपेसिटेंस था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है साहब, आज वो कहता है कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया है प्लेट्स के बीच में, एरिया पर चेंज नहीं किया है। एरिया पर भी चेंज करेगा तो यहाँ पे एरिया का भी इफेक्ट लिख लूंगा, क्वेश्चन वही है। ठीक है, बोलियो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये डी बाई 2 हो गया साहब, 2 पर चला गया तो ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्या वो ट्वाइस हो गया? हाँ साहब, C1 का क्या ट्वाइस है? हाँ, एक के ऊपर एक बढ़ेगा, 2 गुना होने का मतलब एक के ऊपर तो 100 पे 100, 100% चेंज आया। बच्चा कहता है नहीं फॉर्मूला लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन सी, क्या हो गया? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल इंटू में 100%। फाइनल कितनी है? ट्वाइस ऑफ C1 माइनस ऑफ C1 अपॉन में C1 इंटू में 100%। C1 कॉमन कर काट दे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, आंसर है 100%। 100% आ गया सर। मतलब एक प्रकार से 2 गुना होना 100% बढ़ जाना। परसेंटेज चेंज ये सवाल पूछता है, ये एरिया पे ही बनेगा ये क्वेश्चन तो। ठीक है बेटे, एरिया बिकम ट्वाइस बिकम हाफ, दोनों का चेंज भी दे सकता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सब जानते हो, इस हर फॉर्मूले पे ये सवाल बना करते हैं। ये क्वेश्चन लिखवाना कोई वो नहीं है कि आप हर फॉर्मूले के बाद ये सवाल लिखो, ये तो कॉमन सेंस है यार। जब फॉर्मूला याद है तो उसमें वैल्यू चेंज करने के बाद परसेंटेज चेंज खूब लिख सकते हो। ये आंसर आया। अब बच्चा बोला फिर इसमें कोई और कंसेप्ट? हाँ, इसमें एक सवाल और बनता है बेटे। सवाल ये है, ध्यान से सुनियो। ये कंडेंसर था और सप्लाई पे लगा हुआ था, किसी ने कहा इसको चार्ज करना है, तो तू जानता है वो बैटरी करती क्या है? बैटरी ये करती है कि इस दर के इलेक्ट्रॉन उठा करके इधर रख देती है, इधर के इलेक्ट्रॉन उठा के इधर रखती है, ऐसे तो चार्ज होता है। ठीक है, एक बच्चे ने क्या काम किया बेटे कि इन दोनों प्लेट्स को विद द हेल्प ऑफ वायर, ये मेटल वायर है, इसे जोड़ दिया। अब कहता है कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा। अब तू एक बात जानता है कि व्हाट इज डी? फॉर्मूले में जो डी आता है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब तू एक बात बता, इसने उठा करके इसको इससे जोड़ दिया, क्या ये एक पोटेंशियल बना दिया साहब? हाँ सर, ये तो एक ही बना दिया। अगर मैं इसको V वोल्ट लिखूंगा तो ये मेटल वायर से तो ये भी V वोल्ट के ऊपर चली गई, तो इसका मतलब ये तो एक वायर की तरह बिहेव कर गया, तो एक तार है, पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, दो अलग नहीं है, तो एक ही सरफेस होगी सब, V की और ये भी V की, दोनों जगह V आ गया। तो क्या यहां पर D की वैल्यू 0 हो गई है साहब? हाँ, अगर D 0 हुआ है तो तू जानता है कि C की वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, 0 बिकम इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगा साहब। जितना मन करे बैटरी से बोल उतना चार्ज ठोक दे, कंडेंसर कभी मना नहीं करेगा आ जा। क्यों? कंडेंसर में फर्क क्या पड़ रहा है? बैटरी इस प्लेट से निकाल के देगी, चल तू उस पर बैठ जा, और वो जुड़ी है वापस भेज देगी इलेक्ट्रॉन को, वापस भेज देगी चल। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो बंद गया है ऐसे। ये तो एक प्रकार से सर्किट है। बल्ब लगाओ बढ़िया ग्लो करेगा बल्ब। बोल सही बात है नहीं? तू तो लगा रहा दिन भर बैटरी लगा कंडेंसर को चार्ज करूंगा, कंडेंसर चार्ज हो नहीं रहा, वो कंडेंसर है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे डी जीरो करने को पूछता कैसे है, वो डी जीरो को कैसे कराता हूं, मेटल वायर से जोड़ के कहता है। वो ये नहीं कहेगा डी बिकम जीरो, वो कहेगा कि दोनों प्लेट्स को मेटल वायर से जोड़ दिया, बताओ सी पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको भी क्वेश्चन डाल के लिख, क्वेश्चन बना के लिख इसको। राइट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if both plates are connected with a metallic wire, if both plates are connected with a metallic wire बोल दे, metallic slab बोल दे, ऐसा भी slab बोल दे, conducting slab बोल दे, एक ही बात होती है ये। metallic wire लिख दो, conducting slab लिख दो, ठीक है, ये एक ही बात है। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब समझ आ गया बेटे? बैटरी इधर से फेंकेगी, वो घूम के उल्टा आ जाता है। बैटरी दिन भर लगी रहेगी, एक चार्ज हो जाएगा, कभी तो सेम पोटेंशियल लेगा। उसे मना कर दिया जितना मन करे उतना दे, मैं कभी मना नहीं करूंगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया साहब। क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो दो कंसेप्ट हो गए ना, ए का हो गया, डी का हो गया। अब एप्सिलॉन पे आते हैं। पहले इसको नोट कर, स्क्रीन रोक के ले लिया बेटे। अब मीडियम वाला जो कंसेप्ट है ना बेटे, आप एक डेफिनेशन लिखो, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। देखा जाए तो ये डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है ना बेटे, ये नाम कूलम्स की पहली क्लास में लिखवा दिया मैंने आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन अभी डाइलेक्ट्रिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी आएगा 2-3 क्लास के बाद, ठीक है बेटे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक अभी आगे पढ़ाऊंगा। बच्चा बोला ये तो आपने वैसे फॉर्मूला हमको पहले ही ड्राइव करा दिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस चैप्टर में 4 बार आता है। बच्चा बोला 4 बार? हाँ साहब 4 बार। देख कैसे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पहली डेफिनेशन आई एफ नॉट बाय एफ एम, ये कूलम्स क्लास के अंदर आती है, कूलम वाले फोर्स के अंदर। अब तुम बड़े बच्चे को कहता है इस फॉर्मूले को डिफाइन करिए। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एयर to the force experienced by the both charges when placed in the medium at the same distance। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखा भी रखी है। एक डेफिनेशन हो गई। हाँ साहब। दूसरी डेफिनेशन समय बीतता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एयर वैक्यूम अपॉन मीडियम। रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इन द मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का डिफाइन करने का दूसरा तरीका। जब और वो क्या नाम है समय बीता बेटे, अब इसको डिफाइन करने का तीसरा, दिस इज एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। क्लियर है? और इसकी जो चौथी डेफिनेशन है बेटे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस द कैपेसिटेंस विद मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ विद एयर। बच्चा बोला ये कहां से आई थी? यहां से आई। तेरे पास एक कंडेंसर था साहब, बोल कैपेसिटेंस क्या था? सी नॉट की वैल्यू थी ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। सी नॉट फॉर एयर, मीडियम जो है एयर है। मैंने क्या काम किया बेटे, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ठोक के भर दिया। ये जो वर्ड है ना ठोक के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोक का मतलब पूरा गैप भर दिया, बिल्कुल, मतलब प्लेट से लेकर प्लेट तक ठोक के एक ही मीडियम भर दिया। और वो मान ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, कुछ भी भर दिया सब, गिलास भर दिया, पेपर भर दिया, ठीक है ना, कोई भी मतलब सैंड भर दिया, कुछ भी भरिए, स्टोन भरिए, हर मीडियम डाइलेक्ट्रिक है। कंडक्टर को छोड़ दो, सेमी कंडक्टर छोड़ दो, दुनिया में जितना इंसुलेटर दिखाई देता है सब डाइलेक्ट्रिक है, सब। रबड़ भरो, कुछ भरो, आपने भर दिया सब। अब बोलिए मीडियम कौन रह गया? एयर है या कोई और आ गया? सही तो कोई और आ गया। बोल कैपेसिटेंस क्या हो गया? अब कैपेसिटेंस मीडियम का, क्योंकि आप लोग जानते हो मीडियम की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, पहले दिन से चला हूं मैं, बोलता हूं आपके सामने। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। और फॉर्मूले में देख ले, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैपेसिटेंस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। और कल एनर्जी स्टोर बताऊंगा, जब एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो एनर्जी स्टोर है वो इस मीडियम में स्टोर होती है।
कैपेसिटेंस विद मीडियम, वो फॉर्मूला क्या हो गया, ए एप्सिलॉन एम बाय डी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड या सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय फर्स्ट कर, सेकंड नीचे वाली है साहब, कैपेसिटेंस अपॉन में विद मीडियम विद एयर कर डिवाइड, ठीक है बेटे। तो ये तेरे पास आ जाएगा, ये कैपेसिटेंस है बेटे, ठीक है ना, डिवाइड करेगा तो ये तेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन। और तू ध्यान से देख बेटे, ये जो एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसी का नाम के होता है, इसी का नाम के होता है। बच्चा बोला कहना क्या चाहते हो, कहना कुछ नहीं साहब, के की 4 डेफिनेशन है, सिलेबस में चारों बार नहीं लिखाई है, अलग अलग जानबूझ के नहीं लिखाई। छोटे बच्चे नहीं, वो 4 बार लिखाऊंगा, बच्चा कहेगा हर बार वही आ जाती है डेफिनेशन, हाँ साहब 4 बार आएगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, in terms of its capacitance. This is the definition. It is defined as the ratio of the capacitance of the parallel plate capacitor with medium to the capacitance with air. एक बच्चा बोला सर मैं यहां से आज के बाद एक बात रट जाऊं क्या, कि मीडियम भरने से कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। हाँ साहब, ये आपको रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए, इसलिए मीडियम भरा जाता है। कैपेसिटेंस मीडियम भरने से 2 फायदे होते हैं भाई। अब बड़े बच्चे 2 प्लेट को हवा में रोकना तो पॉसिबल नहीं है, एक को प्लस दोगे, एक को माइनस दोगे तो चिपक जाएंगे सब, फोर्स लगती है ना, कूलम्ब लॉ लगेगा। फिर क्या करें, इनके पीछे मीडियम भर देते हैं, मीडियम भर दिया, दोनों प्लेट को चिपका दो, उस पर आपस में चिपकेंगी नहीं, अपना भी काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है वो कैपेसिटेंस के टाइम्स जाएगा, और के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, कहानी खत्म हुई सब। एक तो प्लेट नहीं चिपकेंगी और दूसरा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इसलिए मीडियम भरा जाता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको रात में 2 बजे भी याद हो, मीडियम भरने से कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। तो इस वाले कंसेप्ट के ऊपर कितने कंसेप्चुअल बन गए, एक तो डेफिनेशन बनी के की, और दूसरा ये बना। लेकिन शर्त ये ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, इसकी शर्त है क्या, कि मीडियम ठोक के भरा होना चाहिए। ठोक का मतलब यहां से लेकर के यहां तक पूरे में, आधा नहीं साहब, आधा भरोगे कंसेप्ट थोड़ा बदल जाएगा, कंसेप्ट थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है ना बेटे। ये सवाल आता है। अब ये भी सवाल आप लोग जानते हो, ये 4 बार कोई कंसेप्चुअल बना सकता है। याद है आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था पहले भी, राइट द परमिटिविटी ऑफ वाटर। वाटर क्या एक मीडियम है, परमिटिविटी पे सवाल पूछा, तो ये वाला फॉर्मूला उठा इसके साथ। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट वैल्यू मस्ट बी के ऑफ वाटर। वाटर का के कितना 80 होता है साहब, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर हो गया 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालो, ये आंसर आया साहब। ये क्वेश्चन बना के लिख देना यहां पर भी, वैसे पहले भी लिखा है आपने, राइट द परमिटिविटी ऑफ वाटर। बात समझ में आई है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12, जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लेना, आंसर है। ये तो इतना भी छोड़ दो, अरे आया नहीं आया, रो के सिम को फटाफट लिख लिया बेटे। तो ये था बेटे एक छोटा सा कंसेप्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो स्फेरिकल कैपेसिटर सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं, मैंने ये कंसेप्ट आपको कराया था। आप चाहो तो बतौर हेडिंग लिख देना, पर उस पर लिख लेना नॉट इन सिलेबस। इधर देखो, जब मैंने आपको ये सिखाया था बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 स्फेरिकल कंडक्टर ए और बी। याद करो, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस बात पे डिपेंड करता था कि अंदर वाले